सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो फाइनली दिवाली और भाई दूज और बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है वो हमारे समाप्त होते हैं और अब हमारे पास टाइम आ जाता है पढ़ाई का। हम लोगों ने आई होप बहुत एंजॉय किया होगा। आप सबकी दिवाली, आप सबके सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से बीते होंगे। बट बहुत दिन से मैं रुका हुआ था लेक्चर रिकॉर्ड का। ये थंबनेल जो है एक्चुअली ये एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले का बना हुआ है। बट अभी लगा कि ये वाला लेक्चर नहीं डालते, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं और आप लोग बहुत बिजी होंगे। मैं इस टॉपिक को इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत क्लियर बात कर दूं कि हम लोगों ने इस चैनल पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत बढ़िया वन शॉट लास्ट ईयर डाला था, जिसपे लगभग लगभग 1.5 1.6 मिलियन व्यूज के आसपास हैं। और मैंने नोटिस किया कि इस साल उसमें से आधा मिलियन जो व्यूज हैं वो इस साल के आए हैं। इस साल मतलब कि अभी लास्ट 2-3 महीने में आए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बच्चे उस लेक्चर को देख चुके हैं। तो टीम ने डिसाइड किया कि अभी ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स, अब आपके प्री बोर्ड्स बहुत करीब हैं, तो क्यों ना अभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चे हमारा वो वाला वन शॉट देख चुके हैं, तो क्यों ना अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएं। अगर आपने वो वाला वन शॉट नहीं देखा है अभी, या कार्बन कंपाउंड किया ही नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके आप पहले इसी चैनल पे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कार्बन कंपाउंड का वन शॉट देख ले। आप सिर्फ गूगल यूट्यूब पे सर्च कर लें कार्बन कंपाउंड वन शॉट, तो ऊपर टॉप 3-4 लेक्चर्स में ही आपको मेरा वाला लेक्चर भी मिल जाएगा, जिसपे 1.5 मिलियन से प्लस व्यूज हैं। द पॉइंट है कि वो एक बहुत बेहतरीन वन शॉट है, आप जाके देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने अलग से 15 मिनट के लेक्चर में करवा रखा है, वो आप लेक्चर देखोगे समझ जाओगे। हाँ, अगर आप लेक्चर देख चुके हो, चाहे हमारा चाहे कहीं से भी, या आपके पेड बैचेस में कहीं पे भी कार्बन कंपाउंड हो गया है या आपने खुद से कर लिया है, तो फिर ये जो आज की वीडियो है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम में हर बार आते हैं उनको यहाँ पे लाए हैं। एमसीक्यू भी आएंगे, थोड़े सब्जेक्टिव भी आएंगे, बिकॉज एग्जाम में तो सब्जेक्टिव भी आने और एमसीक्यू भी आने। और आप सब जानते हैं साइंस एंड फन पे हम लोग जब भी लाइव जाते हैं, अभी हम लास्ट बहुत लाइव गए, बहुत सारी वॉर्स करी, तो लाइव में हम लोग मोस्टली एमसीक्यूज करवाते हैं। तो मैं ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर के हिसाब से, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सही रहते हैं। लाइव में आप लोग सामने होते हो, हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ाना होता है, तो हम लोग एमसीक्यूज लेके आ जाते हैं। तो ये लेक्चर कार्बन कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है। अब क्योंकि एक लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं हो सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ऐसे और लेक्चर्स भी आएंगे जहाँ पे और सवाल भी होंगे, ठीक है ना। मतलब ये सिर्फ यही लेक्चर सफिशिएंट नहीं होगा। इस लेक्चर से आपको एग्जाम में 1 से लेके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कार्बन कंपाउंड से टोटल 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें से आपको अगर 1 या 2 यहाँ से मिल रहे हैं, तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा वर्थ होगा देखना। चलो ठीक है, तो चैप्टर को आपने आई होप देख लिया होगा, दोबारा बोल रहा हूँ। उसके बाद आप लोग इस वन शॉट पे, इसके लेक्चर्स पे आ रहे हो आई होप, ठीक है। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। अब सबको याद होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और मैं आपको रीजन नहीं समझाऊंगा, हम लोग रिवीजन भी करते चले जाएंगे। आपको याद होगा आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका फॉर्मूला सेम रहता है। अगर पेंटेन है तो आप सबको पता है पेंटेन का फॉर्मूला होना चाहिए C5H12। जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं एल्केन्स में, और पेंटेन एक एल्केन है, तो C5H12। अब C5H12 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। सबसे पहला तो सारे के सारे कार्बन लाइन में आ जाए, है ना, पांचों के पांचों जो कार्बन है हमारे पास वो लाइन में आ जाए, तो पहला आइसोमर तो हमारा ये बन जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे इनके नाम लिखने को नहीं बोले हैं, तो हम लोग नाम तो नहीं लिखेंगे, मतलब मैं लिखूंगा नाम, आप एग्जाम में नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बोला नहीं है कि नाम लिखो, ठीक है। सेकंड जो आइसोमर बनेगा उसमें हम 4 को एक लाइन में लेके एक को ब्रांच में ले जाएंगे, आपको पता है ना, CH3, इसको हम ब्रांच में ले जाएंगे, जो कि ब्रांच हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब अगर मैं सेकंड पे CH3 लगा रहा हूं, तो यहां लगाऊंगा तो वो भी सेकंड हो जाएगा, तो और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो जो तीसरा आइसोमर बनेगा उसमें क्या होगा, हम 3 को चेन में रखेंगे और 2 को हम लोग ब्रांच में ले जाएंगे। तो ये 3 पॉसिबल आइसोमर्स हमारे बन सकते हैं पेंटेन के। जैसे ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर बन सकते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर हम लोग बना सकते हैं। अब इन सब के नामकरण भी लिख ही लेते हैं, ऑल्दो अगेन बोला नहीं है। 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन चेन में है, तो इसका नाम तो ऑब्वियस सी बात है पेंटेन ही हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा कोल्ड है भाई, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको दबी दबी सी लग रही होगी, उसके लिए सॉरी, बट
बहुत समय हो गया था तो ये लेक्चर देना था, तो थोड़ा सा आवाज़ आपको दबी दबी से लगेगी। यहाँ पे अगर बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैंने बताया था आप ऐसे नंबरिंग मन में कर लो तो बेहतर रहेगा। तो 2 पे हमारे पास लगा हुआ है मिथाइल, नाम और नंबर के बीच में डैश रहता है। 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 1 2 3 4, 4 है तो हमारे पास ये हो गया ब्यूटेन। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3, इसके 2 पे, इसके 2 पे 2 मिथाइल है। आई होप ये आप सब जानते होंगे, तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब ने कार्बन्स कंपाउंड पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे 2 पे और यहाँ पे 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रोपेन। तो ये हो गया हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन। तो नाम बोला नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में मुझे लगता है अगर ये सवाल आया तो 2 नंबर का आ जाएगा। नाम बोला नहीं है, बट हम लोग नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस भी होती चली जाए। एग्जाम में आप नहीं लिखोगे, अगर आपको लग रहा है पेपर बहुत छोटा है, समझदार बच्चा पेपर को 15 मिनट पहले पढ़ के समझ जाता है कि पेपर छोटा है बड़ा है, तो वो फिर समझता है कि पेपर छोटा है तो मैं लिख देता हूँ, ऑल दो लिखने की जरूरत क्वेश्चन में बोला नहीं गया, ठीक है। इसके बाद ये सवाल तो यार हर साल पेपर में छाया रहता है, पता नहीं क्यों। और ये यहीं से हमारा चैप्टर की कार्बन कंपाउंड की शुरुआत भी हुई थी कि हमारे पास कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं, कैसे कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं हमारे पास। तो अगर आपको याद हो तो देयर आर 2 बेसिक रीजंस। पहला, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, है ना। कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है। अब टेट्रावेलेंट होने की वजह से ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। आपको मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल समझाऊंगा। मान लो आप अपने फ़ोन पे लॉक लगाते हो 4 नंबर वाला, ठीक है, और कई बार आपको पता होगा फ़ोन पे लॉक लगता है 6 नंबर वाला, और कई बार 8 नंबर वाला भी लगता है। तो कितना ज़्यादा पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ डिजिट से बढ़ेगा। जैसे 4 नंबर ऑफ कार्बन, 4 नंबर ऑफ का लॉक लगा सकते हो आप, तो हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे जो कि 10,000 होंगे शायद। 5 होंगे तो और बढ़ जाएंगे, 6 होंगे तो और बढ़ जाएंगे, है ना। ऐसे ही कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता होता तो अलग बात हो, डबल ट्रिपल। आप सबको पता है 4 वैलेंसी मैक्सिमम होती है, तो कार्बन की वो वैलेंसी मैक्सिमम है जिसके से वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बना पाता है। एंड सेकेंड रीजन शायद आपको पता होगा कि कार्बन शोज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अपने ही आप से जुड़ने की ताकत। और कार्बन के पास ये अपने आप से जुड़ने की ताकत बहुत खतरनाक है। एक्चुअली दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं सब में सबसे ज्यादा कैटिनेशन की ताकत कार्बन के पास ही है। आफ्टर कार्बन सिलिकॉन है, हमारे पास फास्फोरस है, इनके सल्फर है, इनके पास भी कैटिनेशन है, बट कार्बन जितनी कैटिनेशन यानी अपने आप से जुड़ने की ताकत किसी के पास नहीं है। और ये 2 रीजन की वजह से हमारे पास कार्बन के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, ठीक है। यहाँ पे आता है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना और फॉर्मूला भी देना है साइक्लोपेंटेन का। अगर आपने वन शॉट देखा है तो मैंने वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले नॉर्मल बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। अब क्योंकि साइक्लोपेंटेन है तो आप सबको शायद याद हो साइक्लिक कंपाउंड में अगर एल्केन होता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल हो जाते हैं। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला पहली बात तो C5H10 हो जाएगा, है ना। 12 नहीं होगा, वो तो पेंटेन का होता है। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला C5H10 हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन पहले मैं डॉट स्ट्रक्चर से पहले मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अगेन एक टीचर को ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको हैबिट हो जाए कि यार बनाना बेहतर है, ठीक है। 5 कार्बन है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। अब 5 कार्बन है और एल्केन है तो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। अब सब में 2 2 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे भी करना है, और वैसे भी 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है तो वैसे भी 2 2 हाइड्रोजन तो लगेंगे। अब जब आप ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेते हो उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज पता होता है कि कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन बनाया, कार्बन बनाया, कार्बन बनाया, यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ कार्बन आ गया। अब क्योंकि हर एक कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक एक, है ना। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, आई होप आपने वन शॉट देखा है। हाइड्रोजन जो है वो आप सबको याद होगा एक ही बॉन्ड बना पाता है क्योंकि उसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। और ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके पास भी हाइड्रोजन होगा जिसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा जिसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा जिसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। ऐसे सबके पास 2 2 हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे। यस, ठीक है ना।
दो दो हाइड्रोजन तो रहेंगे ही रहेंगे। मैं हाइड्रोजन के सर्कल इसलिए मार देता हूं पहले क्योंकि वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। अब हमारे पास कार्बन के सर्कल्स बनाने हैं। अब क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आठों इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन के हैं? तो आंसर है यस। एग्जाम में आप अलग अलग कलर यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो यू कैन यूज ब्लैक एंड ब्लू, बट मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि आप हमेशा एक ही कलर से पेपर करें, कोई लफड़े में ना पड़े, है ना। तो लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम अलग अलग कलर करें। सिंगल कलर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये थोड़ा बहुत तो इससे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको कि ये 1 2 3 4 ये 8 इसके हो जाएंगे। अब देखो मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम बहुत बड़ा है, तो रजिस्टर भी थोड़ा आसान होता है बनाना, बट ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ये वाले 8 आ जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे ये वाले 8 हो जाएंगे। सॉरी 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 सॉरी, ये 8 इसके हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, है ना। अब यहाँ तो इसके ये वाले 8 आएंगे, देखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना होता है, बिकॉज डायग्राम बहुत क्लमजी सा हो जाता है, तो गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। सही है, चलो आगे आगे। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के और भी क्वेश्चन लाया हूं मैं, क्योंकि इसके ऊपर सवाल एक आएगा एक पेपर में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर एक सवाल और लाया हूं। बट अभी के लिए आओ यहाँ पे देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको इन सब के लिए स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसा करेंगे यहाँ पे फर्स्ट के लिए और सेकेंड के लिए मैं बनाऊंगा, थर्ड फोर्थ के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम दूंगा, 1 1 मिनट दूंगा, जल्दी जल्दी करेंगे, फिर आप उसको बनाओगे, फिर मैच करेंगे, ईमानदारी से काम करना। तो पहला हमारे पास है इथेनोइक एसिड। क्या आपको याद है? इथेन, इथेन मतलब हो गया 2 कार्बन, और ओइक एसिड का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक। तो हमेशा मैंने बोला है कि मेन चेन बनाओ। इथेनोइक, इथेनोइक में 2 कार्बन हो गए। अब कार्बोक्सिलिक में डबल बॉन्ड ओ होता है और उसी के साथ ओ एच रहता है, एंड ऑब्वियस सी बात है बाकी बचे हुए हाइड्रोजन होते हैं। अब इसके तो 4 बॉन्ड होए गए तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो ये स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बोला है, सिर्फ बोला है इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर सेकेंड कंपाउंड पे चले जो कि ब्रोमोपेंटेन है, अब क्योंकि पेंटेन है तो 5 कार्बन आ जाएंगे और सब में सिंगल सिंगल कार्बन होगा, बिकॉज एन लगा हुआ है। अब क्योंकि किसी भी एक में ब्रोमीन लगा होगा, बाकी सब हाइड्रोजन होंगे, इसके 2 बॉन्ड पूरे हो गए तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके भी 2 बॉन्ड पूरे हो गए, तो ऐसे करते करते हमारे पास 2 2 हाइड्रोजन होते चले जाएंगे, और यहाँ पे लास्ट में आके 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन। सही है क्या? चलो अब जल्दी से ब्यूटेनॉन और हमारे पास हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाओ। 1 1 मिनट ले लो, या तो वीडियो को पॉज कर लेना अगर आपको 1 मिनट कम लग रहा है तो, नहीं तो जल्दी से इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको खटाक से, ठीक है। ऐसा कर लो, वीडियो पॉज ही कर लो यार, मैं खड़ा खड़ा बोर हो जाऊंगा। वीडियो पॉज कर लो और इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाओ, फिर प्ले करना। चलो स्टार्ट। अब हमारे पास थर्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन मतलब 4 है, तो 1 2 3 4। अब कीटोन का मतलब है डबल बॉन्ड ओ लगा होगा, और ऑब्वियस बात डबल बॉन्ड ओ कोने पे नहीं लग सकता है, क्योंकि कीटोन में इधर इधर एक एक कार्बन होना जरूरी है। अब आप इस H को एक्सपेंडेड 3H आ जाएंगे यहाँ, क्योंकि भैया इसका 1 बॉन्ड पूरा हुआ, इसके 2 हो गए तो इसके पास 2H आ जाएंगे, इसके 1 2 3 4 हो गए तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे 1 बॉन्ड हुआ है तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हेक्सेनल की अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6। हेक्स मतलब कि हमारे पास 6 कार्बन, एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड, अल मतलब एल्डिहाइड। आप सबको याद होगा एल्डिहाइड एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है, मतलब कि एल्डिहाइड हमेशा चेन के कोने पे लगता है, या तो इस साइड लगेगा या तो उस साइड लगेगा। अगर मान लेते हैं इस साइड लग गया तो एल्डिहाइड होता क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो और एच। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कीटोन में भी डबल बॉन्ड होता है लेकिन उसके साथ एच नहीं होता, उसके साथ कार्बन और कार्बन लगे होते हैं। एल्डिहाइड में सी के साथ डबल बॉन्ड ओ होता है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ही हमारे पास क्या लगा होता है, ओ एच लगा होता है। तो तीनों में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक में डबल बॉन्ड ओ तो है ही, लेकिन एल्डिहाइड में एच लगा हुआ है, कीटोन में इधर इधर कार्बन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओ एच लगा रहता है, तो ये फर्क रहता है, ठीक है जी। अब अगर ऐसा है तो बाकी तो एच लगाएंगे, 2 कार्बन हो गए तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 बॉन्ड पूरा हुआ है तो 3, क्योंकि अभी कार्बन जो है वो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है हमेशा। डन। चलो अगला सवाल आ गया, एनसीईआरटी का सवाल है।
है ना। अभी तक हमने जो सवाल किए मोस्टली एनसीईआरटी के, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया मैंने क्योंकि एग्जाम में उस तरीके से भी आते हैं। अगेन ये जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि आज हम पहला लेक्चर डाल रहे हैं इस पूरे चैनल पे शायद कार्बन्स कंपाउंड का, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव जाके कार्बन्स कंपाउंड लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चंस कराएं। इस साल कार्बन्स कंपाउंड का पहला लेक्चर है जहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वन शॉट अभी हाल ही में देखा है, इस सेशन के आप बच्चे हाल ही में देखा है, तो अभी आपको बहुत अच्छे से चैप्टर नहीं आता, तो मैं बहुत बेसिक सवाल लेके आया हूँ। अगला जो सेशन आएगा कार्बन्स कंपाउंड का, और मुश्किल सवाल भी आएंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट अगर नहीं देखा है तो प्लीज़, बहुत प्यारा वन शॉट है, जाके देखो, पिछले साल डाला था। इस चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो फिर भी सर्च कर लेना कार्बन्स कंपाउंड, तुम्हारा भाई का लेक्चर टॉप 5 में, टॉप 3 में, क्या पता टॉप में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आप इनका नामकरण कैसे करोगे? बहुत आसान है। अगेन ये हमारे पास कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन है, मैंने आपको बताया हुआ है 2 कार्बन। पहले हमेशा नंबर ऑफ कार्बन देखा करो, ठीक है जी। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब हो गया इथ। क्या कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है? एन। अब ये आया ब्रोमो यानी ब्रोमीन यानी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इकलौते ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, और मिथाइल यानी अल्काइल ग्रुप जो नाम के आगे आते हैं, बाकी सब नाम के पीछे आते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमो आ जाएगा, तो ब्रोमो नाम के आगे आता है, बी कैपिटल होता है और बाकी सारे स्मॉल, कोई गैप नहीं। ब्रोमो के साथ इथेन आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ब्रोमो और इथेन में गैप लगा देते हैं या डैश लगा देते हैं या ई कैपिटल कर देते हैं, गलत हो जाएगा। बी कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल, कोई स्पेस नहीं, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। ब्रोमो यानी हेलो एल्केन्स, हेलोजेंस का नाम हमेशा नाम के आगे आता है, बाकी सबका एल, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, अल्कोहल हो गया, उनका नाम के पीछे आता है। सेकंड तो बहुत ही आसान है, एक कार्बन है, अब एक कार्बन है तो मिथ, अब डबल बॉन्ड ओ के साथ एच है तो ये एल्डिहाइड है। एक कार्बन है तो मिथेन, ई हटा के आपको पता ही होगा, ई हटा के आपको अल लगाना है क्योंकि एल्डिहाइड है, तो मीथेन नल हो गया, है ना। इसका थर्ड का नामकरण कर लो, वीडियो को पॉज करके भाई, वीडियो को पॉज करके थर्ड का नामकरण कर लो। कर लिया? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 का मतलब हो गया हेक्स। क्या सब में सिंगल बॉन्ड है? आंसर नहीं, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यूज आइन, तो नाम आ जाएगा हेक्साइन। बहुत सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत लाजवाब सवाल, एग्जाम में छाया हुआ सवाल। यहाँ पे आपको केमिकल प्रॉपर्टी याद करनी होगी। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन? अगेन हमने वन शॉट में केमिकल प्रॉपर्टी नहीं कराई थी, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक था, और मुझे लगा था कि उसको थोड़ा जल्दबाजी में वन शॉट में कराने से बेहतर है कि हम उसका एक अलग से लेक्चर डालें। तो मैंने बताया वन शॉट में उसका हमने अलग से लेक्चर भी डाला था। तो ये उसी सवाल, उसी रिएक्शन के ऊपर है कि जब हम इथेनॉल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इथेनोइक एसिड में। जब भी हम लोग इथेनॉल को कन्वर्ट करते हैं इथेनोइक एसिड में, तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन की होती है। तो पहले मैं आपको रिएक्शन याद दिलाता हूँ। क्या आपको याद है कि इथेनॉल यानी कि CH3 CH2OH जो कि इथेनॉल है, हम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, याद करेंगे KMNO4 या फिर K2Cr2O7। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारे इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ऑक्सीडाइज करके ये क्या बना देते हैं भाई? तो आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। कैसे बनाए थे? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कैसे बनाए थे? तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का लॉस हो गया देखो, और ऑक्सीजन आ गया। हम सबको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आता है। क्या यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है? हाँ। क्या वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है? हाँ। लेकिन देखो ना, ये वाले 2 हाइड्रोजन चले गए और उसके बदले में ऑक्सीजन आ गया। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि एज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल into ethanoic acid involves removal of hydrogen, removal of hydrogen and addition of oxygen and addition of oxygen। अब अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हेंस रिएक्शन इज व्हाट? रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन।
हमें ऊपर रिएक्शन भी करके दिखानी होगी भाई कि देखो यहाँ से ये वाले हाइड्रोजन चले गए और बदले में ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोजन का जाना और ऑक्सीजन का आना ये ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। इसीलिए ये रिएक्शन जिसमें हम इथेनॉल को इसीलिए ये रिएक्शन जिसमें हम इथेनॉल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें भाई, इथेनोइक एसिड में, ये एक प्रॉपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाई जाती है। सही है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला सवाल, A mixture of oxygen and ethyne is burned for welding. Can you tell why mixture of ethyne and air is not used? बहुत प्यारा सवाल। यहाँ पे आपको याद करना होगा कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बर्न होते हैं ब्लू फ्लेम से, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं और साथ ही साथ कम से कम लाइट देते हैं। लेकिन वहीं पे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जलते हैं येलो फ्लेम से, जिसकी वजह से वो हीट कम देते हैं और लाइट ज़्यादा देते हैं। अगर आप ये चाहो तो कहीं पे लिख भी लो वीडियो को बैक करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम, मोर हीट लेस लाइट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम, लेस हीट मोर लाइट। ये रीजन है कि दिवाली अभी गई और हम लोगों ने दिए जलाए सरसों के तेल के या देसी घी के। उससे क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर जो कि येलो फ्लेम से जलते हैं और येलो से लाइट ज़्यादा मिलती है। और एंड दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, लाइट ज़्यादा मिलती है। लेकिन वहीं पे हमारे घर का जो चूल्हा है, स्टोव है, जब उसको हम जलाते हैं तो नीले रंग की फ्लेम निकलती है, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन, इथेन, जो कि ब्लू फ्लेम से जलता है, जो कि हीट ज़्यादा देता है और लाइट कम देता है। अब यहाँ पे अगर आप सवाल देखें तो इसी कंसेप्ट के ऊपर है कि जो इथाइन है, हम जब वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं तो इथाइन के साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं। हम इथाइन के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, नॉर्मल एयर नहीं लेते, क्योंकि अगर मैं इथाइन को नॉर्मल एयर में जलाऊंगा तो ये येलो फ्लेम से जलेगा और लेस हीट देगा। तो अगर मैं इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दूं तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से येलो फ्लेम कन्वर्ट हो जाती है ब्लू में, ज़्यादा से ज़्यादा हीट देगी और वेल्डिंग करना आसान होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बोल के लिखवा देता हूँ बिकॉज काफ़ी बड़ा है। Ethine is an unsaturated hydrocarbon. Ethine is an unsaturated hydrocarbon which burns with yellow flame in air. Which burns with yellow flame in air. As a result, it will produce very less amount of heat. Very less amount of heat, which is insufficient for welding. Which is insufficient for welding. Full stop. When we burn ethine or any other unsaturated hydrocarbon in the presence of oxygen, when we burn ethine or any other unsaturated hydrocarbon in the presence of oxygen, then yellow flame converts into blue flame, which will produce more heat. एंड ऑब्वियस सी बात है, फिर वेल्डिंग क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सही है जी, चलो ये मैंने आपको बोल के लिखवा दिया। कुछ एमसीक्यू आते हैं हमारे पास, आओ इनको भी निपटा लेते हैं भाई। एमसीक्यू क्या है भाई? अच्छा एक बात और बता दूं, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप अपने आप में एक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्सप्लेन दी क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो वो सवाल अगेन मैं यहाँ पे नहीं लेके आया हूँ, वो अपने आप में एक टॉपिक है। वो उसके ऊपर मतलब अगर मैं बोलता हूँ एक्सप्लेन क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप तो वो मैं आपको वन शॉट में समझा चुका हूँ। और क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, हम लोग करेंगे असर्शन रीजन के सवाल, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं? अब अगर मैं इथेन बनाऊंगा तो इथेन में कार्बन 2 है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और साथ में हमारे पास एक एक हाइड्रोजन है। टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाते हैं इनमें। टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाते हैं इथेन के अंदर। समझ गए, सिंपल सवाल। अच्छा अगर मान लो यही सवाल इथाइन होता, इथाइन तो क्या होता? देखो अगर इथाइन होता तो इथाइन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो जाते हैं? तो आंसर है 1 2 3 4 5, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाते हैं, है ना भाई। तो ऐसे किसी में भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद ब्यूटेनॉन है तो ऑब्वियस सी बात है ये कीटोन है।
इज अ फोर कार्बन कंपाउंड विद द, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इसमें ब्यूटेनॉन है तो ये कीटोन हो जाता है, ये कीटोन हो जाता है। ठीक है जी, अगला, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened the outside it means that, अगर याद हो मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर हम खाना पका रहे हैं और हमारे बर्तन काले होने शुरू हो गए, जो कि नहीं होने चाहिए, बिकॉज हमारे घर का जो चूल्हा है जिसमें एलपीजी या पीएनजी गैस होती है, ये येलो फ्लेम से नहीं जलती, ये ब्लू फ्लेम से जलती है। बट कभी कभार क्या होता है, हमारे चूल्हे में जो छेद होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों ब्लॉक हो जाते हैं? हम दूध उबालते हैं, वो गिर जाता है, घी तेल उस पर गिरता रहता है, कोई भी चिपचिपाहट उस पर चिपकते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो छेद है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब अगर छेद ब्लॉक हो जाएंगे तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम हो गई तो जो उल्टा हो जाएगा, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया तो येलो फ्लेम ब्लू में कन्वर्ट हो सकती है। अब उल्टा भी तो होगा, अगर ऑक्सीजन ही कम पड़ जाएगा तो ब्लू फ्लेम येलो में भी कन्वर्ट हो सकती है। और यही रीजन है कि वो चूल्हा हमारा येलो फ्लेम पैदा करेगा। येलो फ्लेम आपको पता है बर्तन काले करता है, क्योंकि उसमें अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स रहते हैं। तो द फूड इज नॉट कुक कंप्लीटली, बकवास है, इससे बर्तन काला कैसे हो जाएगा? द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, यस, फ्यूल पूरी तरह जल नहीं पा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। बाकी आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्यूल गीला है, फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, नहीं, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली क्योंकि जो होल्स हैं आर ब्लॉक्ड, होल्स ब्लॉक हो चुके हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है, ध्यान रखना, कि एक किचन है जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है ना, जो कि बड़ा खतरनाक हो सकता है वैसे तो, बट कोई खिड़की नहीं है, और अगर मान लो एग्जॉस्ट फैन था भी तो वो भी आपने ऑन नहीं किया हुआ है, और किचन क्लोज्ड है, दरवाजा लगा हुआ है, ऑल दो आजकल नई किचन में दरवाजे नहीं लगते हैं, बट मान लो दरवाजा लगा हुआ है और आपने वो बंद भी कर रखा है, अब अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। चूल्हे के छेद खुले हुए लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, होल्स आर ब्लॉक्ड, या फिर ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट, ऑक्सीजन ही भरपूर नहीं है, ये भी हो सकता है। इन सब रीजन से हमारा जो फ्यूल है, जो उसके अंदर एलपीजी या पीएनजी गैस है, वो जलेगी येलो फ्लेम के साथ और बर्तन काले करेगी। सही है ना? चलो आप ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इनमें से अगेन पहला दूसरा मैं कराऊंगा, फिर तीसरा चौथा आप करोगे, फिर मैच करेंगे। ईमानदारी की बात होनी चाहिए भाई, ठीक है जी, ईमानदारी से। चलो, सबसे पहला आया इथेनोइक एसिड। हर बार की तरह मैंने आपको बोला है, हमेशा आप क्या करोगे, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओगे। अब इथेनोइक एसिड में यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब क्योंकि हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बोक्सिलिक में जो OH होता है उसको भी हम खोलेंगे, क्योंकि आपको O और H के बीच का बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा। वैसे हम OH दिखाते हैं, बट क्योंकि हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें OH को भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ये तो हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो पूरे कर देते हैं पहले, ठीक है जी। यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियस सी बात है इसने भी कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल। और इसके बीच में जो बॉन्ड है वो भी क्या है, सिंगल है, ठीक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसने ऊपर डबल बॉन्ड बना रखा है। अब अगर उसने ऊपर डबल बॉन्ड बना रखा है, ध्यान सुनना, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि डबल बॉन्ड तो बना लिया उसने, लेकिन ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो आंसर है 6। अब 6 में से 2 के साथ वो बॉन्ड बना चुका है, तो 4 जो है वो बचे रह जाएंगे। यहाँ पे भी 6 में से 2 के साथ वो बॉन्ड बना चुका है, तो 4 बचे रह जाएंगे। बच्चे अक्सर यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते हैं। टोटल उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4 बच गए ना, क्योंकि 2 के साथ तो बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए ये ऑक्सीजन के हो गए, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो ऑक्सीजन के हो गए, और ये हाइड्रोजन के हो गए। अब अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो ये वाले 8 इस वाले कार्बन के हो गए, और ये वाले 8 इस वाले कार्बन के हो गए। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, इथेनोइक एसिड का। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो सेकेंड हमारे पास स्ट्रक्चर है H2S का। अब H2S को अगर मैं नॉर्मली बनाऊं तो कैसा होता है, ये सल्फर है, सल्फर के साथ इधर इधर कैसे ना, तो एक H इधर है, एक H इधर है। अब सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल ही बनाएगा, बट सॉरी, सल्फर जो होता है उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगेन 6 में से उसने 2 के साथ बॉन्ड बना लिया है, बाकी 4 जो है वो बच जाएंगे। अच्छा, मैंने तो सीधा ही बना दिया। पहले मैं आपको बता दूं कि जो सल्फर है उसका हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसा होता है H2S।
आप सीधा सीधा ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये हमारे पास किसके इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन के, और ये किसके होगा, हाइड्रोजन के। तो बचा कौन, सल्फर। अब सल्फर के ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बहुत सिंपल, सही। अब जल्दी से प्रोपेनॉन और F2 बना दो खटाक से, प्रोपेनॉन और F2 बना दो। वीडियो पॉज कर लो। ईमानदारी की बात है, देखो आपकी मेरी यार, है ना, ईमानदारी जितनी रखोगे उतना बढ़िया है। जल्दी से प्रोपेनॉन और F2 का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर हम इसको मैच करते हैं। F2 मतलब फ्लोरीन गैस। हाँ, आई होप बना दिया भाई, ठीक है। चलो, अब अगर प्रोपेनॉन का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो प्रोपेनॉन में इधर हमारे पास एक कार्बन होगा, बीच में डबल बॉन्ड क्योंकि कीटोन है, और इधर एक एक हाइड्रोजन होगा। अब अगर इसका मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन आ गया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बीच में कार्बन है, यहाँ पे भी सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड, है ना। डॉट से दिखा दो, क्रॉस से दिखा दो, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, तो 2 के साथ उसने बॉन्ड बनाया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास किसके हो गए, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के। अब ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए भाई, ऑक्सीजन के। अब कार्बन के अगर मुझे दिखाने हो, तो सॉरी, तो अगर मुझे कार्बन के दिखाने हो भाई, तो ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, कार्बन के, ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, कार्बन के, ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, कार्बन के। तो सिंपल है, ठीक है जी। और F2 तो बहुत ही आसान है। F2 में तो F और F के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है, तो क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से एक के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। अगेन 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर कर लिए। सिंपल है, ये तो बड़ा आसान था, ये तो सबका हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। चलो ठीक है, अब ये एक और बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। पता नहीं क्यों ये पॉइंट हमेशा बच्चे भूल जाते हैं कि जो एडिशन रिएक्शन होती है उसमें कुछ ऐड होता है, और एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स और एल्काइंस शो करते हैं। यानी आसान भाषा में कहूं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि हमें उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के कुछ ऐड करना होता है। लेकिन वहीं पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है भाई, एल्केन्स। क्योंकि एल्केन्स में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो अगर उनमें कुछ लगाना होता है तो कुछ हटाना पड़ता है, और उसी रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब अगर ऐसा है कि ये वाली बात अगर हम समझ गए कि एडिशन रिएक्शन यानी कुछ ऐड करना इज ओनली फॉर एल्कीन और एल्काइन एंड सब्स्टिट्यूशन इज फॉर एल्केन, तो ऊपर वाला क्वेश्चन अब आप कर लोगे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स एडिशन रिएक्शन करेंगे, इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन आपको एडिशन रिएक्शन देंगे। तो आंसर है जो अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेट कैसे पहचानते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला पता है ना आपको। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, है ना भाई। तो जो ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं वो सब एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। तो क्या C2H6 करेगा, इसमें दुगने से 2 ज्यादा हैं, तो मैं बड़ा रफली लिख रहा हूँ, C2H6 नहीं करेगा। क्या C3H8 करेगा, इसमें भी दुगने 2 ज्यादा, ये भी नहीं करेगा। क्या C3H6 करेगा, हाँ, क्योंकि ये डबल हाइड्रोजन यानी कि ये एल्कीन है। क्या C2H2 करेगा, अरे हाँ भाई, क्योंकि इसमें डबल से 2 कम है और ये एल्काइन है। क्या CH4 करेगा, आंसर नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं CH4 एल्केन यानी कि मीथेन होता है। द पॉइंट इज कि आपको ये पता होना चाहिए बस कि एल्कीन और एल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बने हैं। ये बात अगर आपको याद है तो काम हो गया। इसके बाद अगला सवाल आ गया, अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, सारे इंपॉर्टेंट है। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
क्या आपको याद हो, अभी पीछे ऐसे बता दिया मैंने आपको कि अनसैचुरेटेड में एडिशन होता है, लेकिन टेस्ट हमेशा वो होते हैं जिनमें कुछ दिखे, कुछ महसूस हो, है ना। तो याद होगा, इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। जिसको नहीं याद, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑल्दो ये हम समझा चुके हैं आपको, लेकिन इसको ब्रोमीन टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहा जाता है। ब्रोमीन जो होता है उसका कलर ब्राउन होता है। मैं भी इसकी अंग्रेजी भी लिखवाऊंगा आपको, लेकिन मान लो आपके पास कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि इथीन है। अगर मैं उसमें ब्रोमीन डालता हूं जो कि ब्राउन कलर का होता है, तो क्या होता है कि ब्रोमीन, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, एडिशन रिएक्शन हो जाती है, और ये वाला बॉन्ड टूट के दोनों पे एक एक बी आर ऐड हो जाता है। हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड टूटा और बी आर ऐड हो गया, और जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर था वो गायब हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन रिएक्ट हो गया, तो वो डी कलराइज हो जाता है। रिएक्शन के बाद उसका कलर गायब हो गया, बिकॉज अब ब्रोमीन ब्रोमीन नहीं रहा, तो कलर गायब हो गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं एल्केन लेता हूं, तो आज ही बताया मैंने आपको कि एल्केन में ब्रोमीन या कोई भी चीज ऐड नहीं होगी, नो एडिशन रिएक्शन। अब अगर एडिशन रिएक्शन होगी ही नहीं, तो क्या ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो ब्राउन ही रहेगा? बस, तो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब में आपने ब्रोमीन वाटर डाला, दूसरे में भी आपने ब्रोमीन वाटर डाला, जिसमें जाने के बाद कलर डी कलराइज हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इसका मतलब ब्रोमीन ऐड हो गया, इसका मतलब वो अनसैचुरेट है। और जिसमें डाल के ब्रोमीन वाटर ने डी कलराइजेशन नहीं किया, कोई कलर गायब नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब वो एल्केन है। तो ये लिखने से पहले आपको कुछ अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी ऊपर, वो क्या, लिख लो। We can distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon. We can distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbon using saturated and unsaturated hydrocarbon using bromine water test. Using bromine water test. Full stop. As in unsaturated hydrocarbons, bromine show addition reaction. As in unsaturated hydrocarbons, bromine shows addition reaction, and brown color of bromine get decolorized. And brown color of bromine get decolorized. Whereas there will be no addition reaction in saturated hydrocarbon. There will be no addition reaction in saturated hydrocarbon, and brown color of bromine remains same. And brown color of bromine remains same. और जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो कलर डीकलराइज ही नहीं हुआ, एडिशन रिएक्शन नहीं हुई ना। अब आप सोच रहे होगे सर हमने ब्रोमीन को ही क्यों इस्तेमाल किया, तो आंसर अभी मैंने बताया आपको। वैसे तो हाइड्रोजन भी ऐड होता है, बट हाइड्रोजन ऐड होने के बाद पता नहीं लगता कि क्या हुआ, बिकॉज एक तो होता है रिएक्शन और एक होता है टेस्ट। टेस्ट कैसे देखेंगे, टेस्ट का मतलब क्या, जब हमें कुछ दिखे, कुछ महसूस हो। अब ब्रोमीन का कलर गायब हो जाता है अनसैचुरेटेड में, क्योंकि वो ब्राउन कलर का है, लेकिन ये जो कंपाउंड बनता है वो कलरलेस होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन क्योंकि एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, तो वो कलरलेस का कलरलेस ही बेसिकली रहता है। बात समझ में आई? वो बेसिकली कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। अब यहीं पे मुझे एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट याद आता है, और वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट किया, तो हाउ वी कैन टेस्ट इथेनॉल फ्रॉम इथेनोइक एसिड। ये बड़ा एग्जाम में आता है कि अगर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है और एक टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड। चलो ऐसा करो, आप लोग कमेंट सेक्शन, अरे आज तो मैंने जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, सारे वन शॉट देखे, उनको पता है हमारा रूल है कि हम लोग कमेंट सेक्शन पे आपसे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे चलो ये वाला सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है और एक टेस्ट ट्यूब में इथेनोइक एसिड है, आप कैसे टेस्ट करोगे? ध्यान रखना, आपको एक केमिकल टेस्ट देना है। क्वेश्चन में केमिकल टेस्ट, यानी आप लिटमस पेपर और पीएच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको एक टेस्ट देना है। तो कैसे दोगे? आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने टेस्ट किया जो खट्टा है और जिसको पी के मैं मदहोश हो गया,
नशे में चला गया, मुझे पुरानी यादें ताज़ा आ गई और मैं रो पड़ा, वो इथेनॉल है। ऐसे नहीं होता है बेटा, आपको केमिकल टेस्ट देना है। केमिकल टेस्ट मतलब आपको कुछ करके दिखाना है कि हाँ देखो ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसे ऐसे करके ये डिस्टिंग्विश हो गए। जल्दी से मुझे आप ना बस शॉर्ट में लिख देना कमेंट सेक्शन में कि क्या डालोगे। ऐसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ब्रोमीन वाला डाला, यहाँ पे आप क्या डालोगे कि डिस्टिंग्विश हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी कर दिया, डन है, ओके कमेंट हो गया। चलो तो आंसर है, आई होप आपने लिखा हो कि हम दोनों के अंदर Na2CO3 डाल देंगे, है ना भाई। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट टेस्ट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की बजाय हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखना, बट अभी के लिए हम सोडियम कार्बोनेट टेस्ट इसको बोल रहे हैं। अब आगे अगेन अगर आपने पूरा चैप्टर ढंग से देखा है तो आपको पता होगा कि Na2CO3 के साथ जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, वहीं पे इथेनॉल के साथ वो रिएक्ट नहीं होता है। अभी इसकी अंग्रेजी भी लिखवा दूंगा, लेकिन अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं Na2CO3 डाल देता हूं, तो मुझे अगर आपको याद हो तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक यानी कि सोडियम इथेनोएट मिलता है। याद होगा, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट, ये पढ़ा रखा है। साथ में पानी बनता है, ये दोनों ही हमारे काम के नहीं है। हमारे लिए मेन चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो कैसे टेस्ट करेंगे, तो आंसर है लाइम वाटर टेस्ट। दोनों के अंदर हम मतलब कार्बन डाइ जो भी गैस निकलेगा, अगर हमें शक है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम उसको लाइम वाटर में डाल देंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो वो मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, लेकिन जब हम इथेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं Na2CO3 के साथ, तो बड़ी कमाल की बात है कि कोई रिएक्शन नहीं होती और कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती। अब अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। तो कैसे इसको लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एनसीईआरटी का ही सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार देखा गया। लिखो लिखो, we can use Na2CO3 to distinguish between ethanoic acid and ethanol. We can use Na2CO3 to test ethanol from ethanoic acid. As ethanoic acid will react with Na2CO3, as ethanoic acid will react with Na2CO3 to form carbon dioxide gas, which will turn lime water milky, but ethanol will not react with Na2CO3 to form carbon dioxide gas. ऑल्दो यहाँ पे एक और टेस्ट भी होता है, एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो बड़ा बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है, इसलिए वो मैं कभी भी करवाता नहीं हूँ, ठीक है। चलो एक सवाल और करते हैं कि आइडेंटिफाई, अच्छा ये लिखना है आपको उसके नीचे तभी मार्क्स मिलेंगे। आइडेंटिफाई विच विल शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। अभी पिछला क्वेश्चन एडिशन रिएक्शन के ऊपर था, अब सवाल है इनमें से कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, इनमें से कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो शो करेगा, आपको ये बताना है। मतलब ये एमसीक्यू नहीं है कोई, आपको बस इतना बताना है कि इनमें से कौन कौन ऐसा होगा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको शो करके देगा। जल्दी से और कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प लगभग 43-44 मिनट्स के आसपास का, जल्दी से टाइम स्टैम्प के साथ आंसर दो कि इनमें से कौन कौन है। आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वैसे बात है ना, कि कौन कौन एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अगर आपको फॉर्मूला लिखने में दिक्कत है तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, क्या हो रहा है इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7। अब आप बता दो कि 1 2 3 4 5 6 7 में कौन कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, चलता चला तू,
हो गया? हो गया होगा, हो जाना चाहिए मतलब अभी तक तो। चलो आओ, अब जैसे कि अगर आपको याद हो कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए थी, ऐसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब इनमें ये कौन है? ये है भाई अनसैचुरेटेड, ये नहीं करेगा। ये भी अनसैचुरेटेड है, C2H4 है, लेकिन यहाँ पे दुगने से दो ज्यादा है तो ये करेगा। यहाँ पे दुगने हैं, ये नहीं करेगा। यहाँ पे दुगने से दो ज्यादा है, यहाँ पे दुगने से दो ज्यादा है, और यहाँ पे दुगने हैं तो ये नहीं करेगा। तो समझ गए ना अब आप तो? यानी कि जिसके पास एल्केन ग्रुप है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता लेकिन सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल लेते हैं। ये भी बड़ा एग्जाम में छाया रहता है, टेस्ट एंड डिस्टिंग्विश है, कि हाउ वी कैन टेस्ट वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट। बड़ा ही प्यारा सवाल एग्जाम में छाया रहता है। अगर आपको दो टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं और आपको पता लगाना है कि जो पानी है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। सबको पता होगा हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, और सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें कोई और सॉल्ट हो सकता है चलेगा लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं होने चाहिए, उनको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और हार्ड वाटर जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। अब आपको अगर दो टेस्ट ट्यूब दे रखी है और एक में हार्ड वाटर है एक में सॉफ्ट है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो आंसर है यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप। डिटर्जेंट आपको पता होना चाहिए, दोनों में जाके झाग बना लेगा, क्लींजिंग एक्शन शो करेगा। तो हम लोग डिटर्जेंट तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सोप, और वो भी स्मॉल अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में हम दोनों के अंदर सोप डालेंगे और दोनों को शेक करेंगे, जिसमें भी झाग यानी कि फ्रोथ बन जाए। झाग बनना चाहिए, व्हाइट रंग की लेयर नहीं, वो तो स्कम होता है। जिसमें झाग बन जाए इसका मतलब वो पानी सॉफ्ट है, लेकिन जिसमें झाग नहीं बनी बल्कि स्कम बन गया व्हाइट रंग का, कुछ तैरने लग गया ऊपर, कोई झाग नहीं बनी, इसका मतलब वो हार्ड वाटर है ना? क्योंकि हार्ड वाटर में सोप जाके झाग नहीं बना पाता, मिसल फॉर्म नहीं करता, क्लिनजिंग एक्शन नहीं शो करता, बल्कि स्कम बना लेता है। तो लिख लो, बाय टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप in both the containers and shake it well by adding small amount of soap in both the containers or test tube, and if we shake well, then the soft water will form lather or froth यानी कि झाग, lather और froth यानी कि झाग, whereas whereas soft water whereas hard water will not form any foam although it will form scum, है ना? जो कि व्हाइट रंग का ऊपर से एक लेयर आ जाएगी, जो कि क्लिनजिंग एक्शन। कैसे बनी? क्योंकि हार्ड वाटर में सॉल्ट होते हैं और सोप उसके साथ रिएक्ट हो गया। तो इस तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप डाल के, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा वाटर हार्ड है और कौन सा वाटर सॉफ्ट है। डन है जी? तो ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा लेक्चर जहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए। इस अब तो आपको पता है हमारे पास लगभग सारा सिलेबस हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है। कार्बेंस कंपाउंड का वन शॉट डला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर भी एक नया एक्सपेरिमेंट्स के साथ आप चाहते क्या, मतलब मैं डालूंगा ही वो तो नया एक्सपेरिमेंट्स के साथ वन शॉट, बट वो वाला वन शॉट भी काफ़ी प्यारा है यार, बड़ी मेहनत से बनाया था, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और नहीं तो डालेंगे, और बहुत जल्द यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार तरीके से रिवीजन भी शुरू होने वाली है, क्योंकि सिलेबस लगभग पेड बैचेस में भी खत्म होने को आ रहा है, यहाँ पे भी खत्म हो गया है। तो अब तो रिवीजन होगी, सैंपल पेपर्स होंगे, बहुत कुछ होगा, आपको पता है। अगर आप लास्ट ईयर 9th में पढ़ते थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से 10th को भी तैयारी कराई, रिकॉर्ड बनाया 45,000 बच्चों को पढ़ा के। तो इस साल भी कुछ उम्मीद ला के बैठे। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, और इसी तरीके से बस मेहनत करते रहे। कमेंट में बताइएगा कि कौन सी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में हमसे चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।